सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम हुकूमती जमात नून लीग और PTI की जो सियासत इस वक्त चल रही है उस पर बात करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि अपना सियासी बयानिया बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। PTI की मुश्किलात कम करने के लिए पार्टी की फैसला साजी बज़ाहिर काफ़ी गैर मौसर नज़र आती है, जबकि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन की जो जीत है उसको अपनी कारकर्दगी का नतीजा करार दे रही है, मगर इसके बावजूद सख्त तनकीद की जद में है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे हों या फिर पाकिस्तान के सरकारी इदारे, वो उनके दावों की नफ़ी कर रहे हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल, अशराफिया की जो अजारादारी है और करप्शन, इसके हवाले से बड़े होशरुबा इंकशाफात किए और उसके बाद विफाकी इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसमें बेरोज़गारी के परेशान कुन आदादो शुमार सामने आए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। 59 लाख अफराद पाकिस्तान में बेरोज़गार हैं, जिसमें 46 लाख पढ़े लिखे नौजवान हैं। मुल्की मईशत का हाल ये है कि आज सेनेट के इजलास में हुकूमती वज़ीर को ये बताना पड़ा कि पेट्रोल की कीमत में रिलीफ ख़त्म करके डेवलपमेंट फ़ंड के लिए पैसे पूरे किए जा रहे हैं। और फिर इसी माशी सूरत हाल के ऊपर एक और भी स्टेटमेंट हमारे सामने है गवर्नर स्टेट बैंक का। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो तरक्याती मॉडल है ये 25 करोड़ की आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। हुकूमती अखराजात पर मौसर कंट्रोल उन्होंने कहा कि नज़र नहीं आता, लिहाजा फौरी तौर पर कलील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए सस्टेनेबल जो तौर पे आगे चलना है तो हमें जामे मुआशी नमो की तरफ बढ़ना होगा। ये गवर्नर स्टेट बैंक का आज का स्टेटमेंट है। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या जो कल दावे किए गए मियां नवाज शरीफ की तरफ से और जो हुकूमत के मुसलसल दावे हैं वो इन ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई मुताबिकत रखते हैं या नहीं। अब दूसरी तरफ PTI है, अगर उनकी हम बात करें तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से जो उनकी एक कन्फ्यूज़ पॉलिसी थी उसके ऊपर अब उनकी जमात के अंदर से भी बहुत कॉमेंट सामने आ रहे हैं और ये एतराफ़ किया जा रहा है कि ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। इमरान खान ने जो डायरेक्शन दी थी आइदर उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए था या फिर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कोई मौसर पॉलिसी होनी चाहिए थी। कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने क्या कहा, सुनिए। इमरान खान का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। हमें किसी भी किस्म का इन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात न होने पर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने मुलाकात जब न हुई क्योंकि उनके पास अदालती ऑर्डर मौजूद है तो अडियाला जेल के बाहर धरना दिया। ये भी लगता है कि PTI अपनी सियासी हिकमत अमली को कुछ तब्दील कर रही है। वज़ीर आला आफरीदी ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं अरकान असम्बली को है उन्होंने, और कहा कि जो तमाम रुकने असम्बली हैं उनको जिन को इमरान खान ने टिकट दिया है अगर वो मंगल को इस्लामाबाद नहीं पहुंचते तो फिर उनको हम मलामत करेंगे। मुलाकात के हवाले से PTI क्या आपको टफ टाइम दे पाएगी, कोई हिकमत अमली बना पाएगी, इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को दावत दी है और मौजू हैं इन जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब जो कि ख़ुसूसी तौर पर मईशत के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं, माजिद निज़ामी साहब आप इंतखाबी अमूर बिलखुसूस ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से हम आपका कॉमेंट ज़रूर शामिल करना चाहेंगे, और अतर काज़मी साहब से हम सियासी बयानिए जो इस वक्त हैं दोनों जमातों के उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कल बातचीत की, एक तवील अरसे के बाद वो खामोशी तोड़ते हैं तो हमारा मौजू बनता है उनकी गुफ्तगू। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मरियम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ साहब ने डेवलपमेंट और कारकर्दगी में मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ वो हक़ाइक़ हैं जो हमने अभी अपने इब्तदाइये में नाज़रीन के सामने रखे हैं मईशत के हवाले से, तो उन ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ रखती है जो बातचीत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जा रही है? देखिए, कल नवाज शरीफ साहब का आना और खिताब करना उन लोगों को सामने बिठा के जो अभी इलेक्शन में जीते हैं बाई इलेक्शन में, ये तो बड़ा एक वाज़े था ना कि एक तो वो स्टैम्प करना चाहते थे कि इस वक्त जो कामयाबी मिली है नून लीग को उसकी वजह परफॉर्मेंस है और गुड गवर्नेंस है और जो तरक्की मुल्क में हो रही है शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, तो वो उसको स्टैम्प करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने की जिस पर मैं बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ जो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं थी। मिसाल के तौर पे 39% उन्होंने कहा कि अफरात ज़र महंगाई थी,
पीटीआई के दौर में, उनके दौर में नहीं थी, वो पीडीएम के दौर में थी, यानी कि 1 साल हो चुका था उसको। फिर उन्होंने कहा कि तमाम हलकों से पीटीआई इलेक्शन लड़ रही थी। ये बात भी दुरुस्त नहीं, हम सबको पता है कि 2 हलकों में इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ पे नाकाम हुए। फिर उन्होंने सवाल इसमें भी उठाया कि पीटीआई को लाने वाले जो थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए, तो हुकूमत आपकी अपनी है, कर लें एहतसाब, किसने मना किया आपको। तो काफ़ी सारी बात हो सकती है, लेकिन देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर तमाम आप तकाबली जायजा लें चीफ मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस का, तो उसमें मरीम आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आती है। मरीम नवाज साहबा इफ्तिताह भी कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रही हैं, और जो सुनने में आता है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि 2, 3, 4 साल जो भी इनकी मुद्दत है, अगर इसी पेस से काम होता रहा तो मुकम्मल भी हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि सूबों का काम यही है कि आप डेवलपमेंट करें, आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। मसला यहाँ आता है कि जो वफाक की परफॉर्मेंस है ना, वो धुंधला रही है बाकी सब चीज़ों को। क्योंकि देखिए एक आम आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसको ये नहीं चाहिए कि मेरे घर के बाहर एक सड़क बन जाए या पुल बन जाए या अस्पताल, उसकी ज़रूर होगी, लेकिन उसकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि उसको एक अच्छा रोजगार मिले, उसको महंगाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये 2 ऐसे इशूज हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में इस वक्त। स्टेबलाइजेशन हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल में अगर ग्रोथ की मैं आपको बात करूं तो 1.8% जो है वो 2.6% से ग्रो करती है। बताइए कि 25 करोड़ का मुल्क, क्या रोजगार के मौके मिलेंगे अगर आपकी एवरेज ग्रोथ पिछले 3 साल की 1.8% रही है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। ये जो कल रिपोर्ट आई है लेबर सर्वे जो आया 7.1% का, ये 21 साल के बाद सबसे ज्यादा शरह है बेरोजगारी की। और वैसे तो इस नंबर को भी डिस्प्यूट किया जा रहा है, क्योंकि आज ये अखबारात वगैरह में आया हुआ है कि जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो तो ये बताती है कि 22% बेरोजगारी है। तो इमेजिन करें अगर इसके बीच में भी कहीं ये नंबर हो 15-16%, तो वो कितना अलार्मिंग नंबर है। और इसके बावजूद कि हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प के लिए या और जो ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसके बावजूद अगर ये हालात है तो आप समझे कि कितनी संगीनियत होगी इस वक्त। तो ये जो इस वक्त है मामला कि आपकी ग्रोथ रही है और साथ में जो महंगाई है उसने पिछले 3 साल में जो कमर तोड़ी है, अब तक जो है लोगों ने उसको ओवरकम नहीं किया है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के इस वक्त। अथर, ये सूरत हाल है जिसका पेशेजाद ने तफसीली तौर पे बात की। अब दूसरी तरफ जो अब ज़िमनी इलेक्शंस हैं, आमतौर पे इंतखाबात इंडिकेट करते हैं किसी भी जमात की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। उसमें जो पीटीआई की स्ट्रेटजी रही, एक पार्शल किस्म का बॉयकॉट किया, 2 सीटों से इलेक्शन लड़े, बाकी से नहीं, उसने कहीं ना कहीं ये मौका फराहम किया है नून लीग को इन बयानात देने का, जो कि वो कह रहे हैं कि ये तासुरात गलत हैं कि पीटीआई सबसे मकबूल जमात है, हमने अपनी कारकर्दगी से इसको गलत साबित किया। जो इलेक्शंस के अंदर आइदर फुली पार्टिसिपेट करते या ना करते तो एक बेहतर पिक्चर हमारे सामने होती है अवामी सेंटिमेंट की। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पीटीआई की पॉलिसी के अंदर आपको कंफ्यूजन दिखाई दी। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप सब हल्कों से लड़ें, अगर आपने नहीं लड़ना तो कहीं से फिर आप ना लड़ें। और उसमें ये चीज भी वाज़ेह थी कि पहले यही कहा गया कि इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा है कि किसी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन बाद में बताया गया कि उमर अयूब साहब ने उनको कन्विंस कर लिया है, और इसी तरीके से अहमद अजहर साहब ने अपने कजन को वहां से इलेक्शन लड़वा दिया, खुद वो असेंबली में नहीं आना चाहते थे। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक कंफ्यूजन आपको नजर आई। लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग की कारकर्दगी है वो तो इंतहाई मायूस कुन रही। देखें, जिन हल्कों के अंदर ये जीते हैं उसमें कितना वोट पड़ा, मासवाए हरीपुर के हल्के के, हर जगह पे कहीं पे 13%, कहीं पे 18%, कहीं पे 26%, तो वोट बड़े कम इनको पड़े। और यही वजह है कि फिर मियां साहब को बाहर आके ये सारी बातें करनी पड़ी और दोबारा उनको वो एहतसाब वाला बयानिया भी दोहराना पड़ा। अपने साथ होने वाली ज्यादती की भी उन्होंने बात की, इमरान खान साहब का जिक्र किया। एक ऐसी सियासी जमात जो पॉलिटिकली टेक ऑफ कर रही हो, जिसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया हो, जिसका बयानिया जो है वो बयानिया आ गया हो परफॉर्मेंस के ऊपर, उसको पुरानी बातें करने की जरूरत नहीं महसूस होती। तो मियां साहब का उन सारी चीजों का दोबारा जिक्र करना, मियां साहब का खुद बाहर आना, ये जाहिर करता है कि जहां पे सिचुएशन 2022 में थी अभी भी सिचुएशन वहीं पे खड़ी है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो जो पॉलिटिकल बयानिया है उसको नहीं बना सके ये, और यही वजह है कि फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी मुलाकात नहीं होती, कभी कोई और चीज नहीं होती। कहते हैं कि जी मुलाकात के बाद कोई बयानिया बन जाएगा, मुलाकात के बाद कोई मैसेज आ जाएगा। अगर पॉलिटिकल बयानिया सियासी हुकूमत का होता, मौजूदा हुक्मरानों का होता, तो फिर ये सारी चीजें इतनी गंभीर ना होती। तो मुझे ये लगता है कि मियां साहब इसलिए सामने आए कि वो जो सियासी बयानिया बनाने की कोशिश है अभी तक उसमें इनको कामयाबी नहीं आई।
ठीक, माजिद साहब आपको भी वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आपके ख्याल में जो कल हम मियां नवाज शरीफ साहब के बयान को डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाने वाले दीगर जो लोग हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। क्या मुराद है आपकी नज़र में उनके इस बयान की और आपका तज्जिया क्या है इस पर? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है उसको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 9 मुंतखब अरकान असम्बली की मुलाकात मियां नवाज शरीफ से ही करवाई है। तो ये बड़ा मेरा ख्याल मुनासिब मौका था, क्योंकि जिस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में लोग जीते हैं तो मियां साहब भी बिल्कुल इसी तरह ही जीते थे। तो उन दोनों की, उन तमाम अफराद की मुलाकात बहुत जरूरी थी ताकि वो अपने तजर्बात शेयर कर सकें। दूसरा मामला ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर मियां नवाज शरीफ खासी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं। वो हमेशा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करने की बजाय 5 साल 10 साल पीछे होने वाली नाइंसाफियों का और ज्यादतियों का तस्करा करते हैं। जब वो वोट को इज्जत दो की मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त वो 1999 का, जनरल महमूद का, जनरल अजीज का, उनका तस्करा करते थे। उसके बाद फिर जब वो सारा मामला हल हो गया और वोट को इज्जत दो का मामला उन्होंने अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पे छोड़ दिया और मुस्लिम लीग नून एक सेमेस्टर ब्रेक पे चली गई। और उसके बाद फिर अब जब वो आए हैं वापस, कभी कभार जब वो आते हैं तो फिर वो 5 साल पीछे की, 8 साल पीछे की बात करते हैं, ताकि उनके प्लान के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बात नहीं करना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों सूरतों में उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो उनका बयानिया है कि जिसमें वो अपने साथ होने वाले जुल्म ज्यादती की बात करते हैं, तो इसको महज एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर ही उनकी जानिब से काफी खामियां जो हैं वो नजर आती हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बाद एक दफा फिर ऐसे लगता है कि वो पसे मंजर में चले जाएंगे, उसके बाद कोई बड़ी एक्टिविटी होगी तो वो दोबारा नजर आएंगे और उसमें वही गिले शिकवे करेंगे कि जिनके ऊपर वो कुदरत रखते हुए भी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसलिए उनका ये जो जुल्म ज्यादती का बयानिया है, ये शायद अब उनकी पार्टी भी उनकी जानिब से कबूल नहीं करती। ठीक, और शहजाद अब आपके ख्याल में जो बात अथर भी पहले कर रहे थे मुलाकात अडियाला में होने के हवाले से, क्योंकि आज भी हमने देखा एक धरना दिया गया, क्या इस मुलाकात से घबराना चाहिए हुकूमत को? क्योंकि पहले भी जिस तरह यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस खान साहब ने दी थी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वो फॉलो तो नहीं की पार्टी ने। तो अब क्या ये ऐसा कुछ खदशा है कि सोहेल आफरीदी उनसे मिले तो फिर कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर उनकी सामने आ सकती है? जी अफसा, एक तो इस बात पे एक कमेंट में सिर्फ करना चाहूँगा, जो मियाँ साहब अभी कहते रहते हैं कि जो उनको लेकर आए वो भी मुजरिम है। मेरे ख्याल से कम ये लाने वाली लाइन ना अब मियाँ साहब को बंद कर देनी चाहिए और थोड़ा सा इस पर एहतियात करना चाहिए। ऐसा ना हो कि लाने वालों को बुरा लग जाए, बार बार ये ताने देना कि जो लाने वाले हैं उनका भी एहतिसाब करना चाहिए, उनको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। ये बात 2022 तक ठीक लगती थी, अब ये सूट नहीं करती उनको। जहां तक आपके सवाल है, देखें मुझे तो आज तक फ्रैंकली समझ नहीं आई कि अगर ये मुलाकात हो जाए तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, सिवाय इसके कि अगर आपने और सख्त रवैया अपनाना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, आप चाहते हैं कि उनके एक्स पर जो है कोई पैगाम पोस्ट ना हो, उनकी जो इश्तिहाल अंगेजी है या उनके जो बयानात हैं वो ना जाए, तो इस हद तक तो समझ आता है। अदरवाइज इसका मुझे कोई बेनिफिट इस हुकूमत को नहीं नजर आता। मतलब आप ये सोचें, हुकूमत का काम होता है कि चीज़ों को आप नॉर्मलाइज रखें। हर मंगल को और जुमेरात को एक तमाशा लगे अडियाला जेल के बाहर, ये कैसे सूट करता है आपको? मुझे तो इसकी मंतक नहीं समझ आती। और अगर मुलाकात हो जाए, लेट्स सपोज पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि इमरान खान का एक्स पे पोस्ट आता है, शायद वो कुछ लोगों को नागवार गुजरता हो, लेकिन उससे अमली तौर पे क्या फर्क पड़ा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बेहतर हो गई है? क्या इमरान खान साहब उससे रिहा हो गए हैं? क्या बाई इलेक्शन उसकी वजह से जीत गए ये लोग? कुछ भी ऐसा नहीं है। बज़ाहिर तो हुकूमत के और इस रजीम के तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल है और वो अपनी पावर को 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम के जरिए कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इस वक्त ये हंगामा राई करना, मुलाकात ना करने देना, मेरे ख्याल से ये हुकूमत का ही इसमें नुकसान है। जो सिग्नल जाता है यहाँ पे देखना, हर साफी, यहाँ पे तो साफियों को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हर साफी जो है वो यही कहता है कि आईन और कानून के मुताबिक हक है उनको मिलने का, तो मिलने दिया जाए। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब आप ये सोचे ना कि बड़े से बड़ा मिनिस्टर जब उनसे सवाल होता है वो कहते हैं, या तो लालमी का इजहार करते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए, मिलने देना चाहिए। मतलब किसी के पास अब कोई लॉजिक, कोई रैशनल बचा नहीं है इसका। और मुझे नहीं लगता कि अगर मिलने दिया जाएगा तो उससे कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। ये हुकूमत अपने आप को मजबूत कर चुकी है, सिक्योर कर चुकी है, तो उनको कोई खतरा नहीं है चीज से। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अत्तर हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें अदालत का इजाज़तनामा लेकर जाती थीं, उनको मुलाकात जब नहीं होने दी तो पिछले कुछ अरसे में तो उनके साथ चंद एक पार्टी के वर्कर्स नज़र आए हमें। फिर दो लोगों का नाम ज़रूर लेना चाहिए, MNA शाहिद खटक PTI के और एक सूबाई वज़ीर मीना खान, वो तो उनके हमरा हमें नज़र आए, ख़वातीन वर्कर्स बिलखुसूस। लेकिन बाकी पार्टी की लीडरशिप गायब रहती थी। अब सोहेल आफरीदी साहब को एक तरह से धमकी देनी पड़ी है अरकान असेंबली को कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको नेम एंड शेम करेंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस तरीके से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती लाना पड़ रहा है? पार्टी के अंदर कोई मोटिवेशन क्या नहीं है कि पार्टी कायद की बहनें एक सूरत हाल से गुजरती हैं तो उनके साथ खड़े होना चाहिए? देखिए, यकीनन इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी सवालात उठते होंगे और सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी डिस्कशन होती है। इम्पोर्टेंट इशू ये है कि अब ये जो दोनों बहनें हैं या तीनों बहनें, वो जब भी जाती हैं, पहले उन्होंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की कि कोई आए हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी को खुद जाना चाहिए था। लेकिन क्या उनकी मुलाकात जो है वो इस वजह से नहीं हो रही कि क्योंकि पार्टी के लोग आके साथ खड़े नहीं होते या पार्टी के लोग वहां पे एहतजाज नहीं करते? ये मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आ गया, हर किस्म की आपने कानूनी कार्रवाई करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अब तो गालबन 20 से ज्यादा दिन हो गए कि इमरान खान साहब की ना वकला से मुलाकात हुई है, ना उनके जो सियासी रुफका हैं उनसे हुई है, ना ही उनके फैमिली मेंबर्स से हुई है। तो मेन इशू तो इसमें हुकूमत का रवैया है। जहां तक ये ताल्लुक है कि सोहेल आफरीदी साहब ने अब क्यों कहा, मुझे ये लगता है कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को फिर ऊपर लेके जाना चाहते हैं। अब अगर हुकूमत उनसे ताउन नहीं करेगी तो वो फिर यही होगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि उस दिन भी खान साहब की बहनों ने एक धरना दिया और उसने एक इवेंट क्रिएट कर दिया, और जिस तरह मुबैना तौर पे पिछले मंगल को खान साहब की बहन के साथ नामुनासिब सलूक हुआ, इल्जामात लगे, उसके बाद जो जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आया, वो बहुत सारे लोग जो दिफा करते थे कि जी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको बैक फुट के ऊपर नजर आए। और अब यही वो कह रहे हैं कि जी मंगल के दिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी एहतजाज करें और अडियाला के सामने भी एहतजाज करें। चीजें मुझे लगता है कि उस तरफ जा रही हैं कि जहां पे वो एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक बड़ी एहतजाजी तहरीक को शुरू किया जाए। क्या ये तहरीक नवंबर में मुझे शुरू होती हुई नजर आ रही है? टू बी ऑनेस्ट ऐसी सूरत हाल तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन इवेंचुअली चीजें मुझे उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं कि जहां पे वफाक और सूबा जो है मुझे आमने सामने नजर आ रहा है, मतलब के एहतजाज के एतबार से। निज़ामी साहब, आपको भी ये एक वफाक और सूबे के दरमियान के आमने सामने आने की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? क्योंकि सोहेल आफरीदी ने 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का तो ऐलान किया है, लेकिन अब जो ऐलान उनका जो हमने आपके सामने रखा, आपको लगता है उससे एक रास्ता हमवार हो सकता है कि मुलाकात हो और हुकूमत थोड़ा प्रेशराइज फील करे, या फिर वो भी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे? जी, मेरी राय में तो इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल एक सानवी चीज़ इसलिए है कि उसके लिए पहले हजूम का या एक इज्तिमा का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाया भी जाता है तो उसे काफ़ी वक्त दरकार है। जहाँ तक मामला है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जलसे जुलूस का इनेकाद करें या धुआंधार तकारीर करें, बयानात दें, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीपल्स पार्टी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए सखर में या थरपारकर में या हैदराबाद, इसलिए उसका फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फर्क उस दिन पड़ेगा जिस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम अटक से जो है वो पंजाब की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ आएगी। फर्क उस दिन से पड़ना शुरू होगा। उससे पहले जितनी भी चीजें हैं वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, कारकुनों को एंगेज करने के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन ये समझ लेना कि इस तरह के बयानात से या इस तरह के जलसों से हुकूमत दबाव में आएगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और उसको जब आप अडियाला की मुलाकात से कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद भी हमें ये चीज सामने डेफिनेटली देखने को मिलती है कि चूंकि वहां पर क्राउड का इशू नहीं है, क्राउड अगर वहां पर हो भी तो उसके बाद तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो हुकूमत पर कोई दबाव डाल सके। तो जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपनी सूबाई हदूद से बाहर निकलेगी अमली तौर पर, उस दिन चीजें तब्दील होना शुरू हो सकती हैं या उस दिन हुकूमत पर दबाव आएगा। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और शहजाद साहब, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक अगर कोई जलसा किया भी जाता है उसकी कोई अहमियत होगी हुकूमत की नज़र में? इसके अलावा हमने देखा कि आइनी तरमीम होती रही, PTI ने शोर तो बहुत किया, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने आइनी अदालतों में पेश होना है या नहीं होना है। वकला को तहरीक हामिद खान साहब अनाउंस करते रहे, वो निकाल नहीं सके हैं, और इससे बढ़कर अपोजिशन का अलायंस बड़ी पावरफुल एक तरह से बयानिए के हवाले से पार्टी समझी जाती थी और अलाइन कर रही थी वो PTI के साथ, लेकिन हमें नहीं कोई मजबूत अलायंस बनता हुआ नजर आया। आपकी नज़र में ये आगे कोई टफ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को?
देखिए, एक तो अफसा ये कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो पीटीआई को नहीं मिल रही। उनके साथ जो हुआ है 9 मई के बाद वो हम सबके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी के लिए कोई आइडियल सिचुएशन है, बट जो भी सिचुएशन है उनकी पार्टी के साथ, क्या उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं कर रहे। उनकी पार्टी में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात सिर्फ बंद कमरों तक नहीं है, पब्लिकली है। और ऑब्वियसली हमें एक नजर आता है कि एक जो मैच्योर सियासी क़यादत आपको चाहिए वो नहीं है उनके पास। और इसीलिए इमरान खान को भी जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का चुनाव करना होता है, चाहे वो सेनेट हो या कौमी असेंबली हो, वो अब अपने लोगों का इंतखाब नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से लेकर आ रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को लेकर आ रहे हैं। इसी तरह सोहेल आफरीदी साहब वंस अगेन एक आउटसाइडर थे। ऐसा नहीं है कि कोई मैच्योर शख्स हो पार्टी में जिसको एमपी आपने बना दिया हो, यानी कि मैच्योर से मेरे ये मुराद है कि बहुत अरसे से सियासत कर रहे हो, कोई मंजे हुए खिलाड़ी हो, ऐसा नहीं है। तो उनको ये नजर आ रहा है कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है बाहर, उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। ना पार्टी की तंजीम मजबूत हो रही है, ना पार्टी हो रही है, ना उनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता निकल रहा है। ये जो बाई इलेक्शन थे इसकी बड़ी मिसाल है ना। यानी कि आप ये सोचें कि अगर 9 मई के वो कहते हैं कि केसेस को हम नहीं मानते, उनकी सजाओं को नहीं मानते, तो हरीपुर में क्यों इलेक्शन लड़ा? इसका क्या जवाब है? किसी के पास जवाब नहीं है इसका। अगर बाइकआउट करना था तो पूरा ही बाइकआउट करते हैं। ऑल्दो मेरी राय यह है कि कोई भी इंतखाबात हो, आपको स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। जिन जिन पार्टीज ने माजी में स्पेस छोड़ी है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लड़ लेते ज्यादा से ज्यादा क्या था, हारते जैसे वो इल्जाम लगा रहे हैं धांधली का, वो दूसरे हलकों में भी लगा ले, लेकिन खुला मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी जो सोहेल आफरीदी साहब ने बात की, जिस लबो लहजे में की है, अब से मुझे पता है फॉर फैक्ट कि पार्टी में दिस विल नॉट गो डाउन वेल, एंड इट इज नॉट गोइंग डाउन वेल, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक यंग है, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। एमएनएज वगैरह आपके पंजाब से भी हैं, आपके दूसरे इलाकों से भी हैं जो कि बैठे हुए हैं। उनको अगर ये कहेंगे आपको नेम एंड शेम करेंगे बुलाकर, तो दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो ऑब्वियसली इस चीज पे कोई खुश नहीं है कि एक यंग लड़का आके, बेशक खान साहब ने उसको एक पोजीशन दी है, वो इस किस्म की बात करे कि अगर हम नहीं पहुंचे तो हमें नेम एंड शेम किया जाएगा। तो इसीलिए ऑब्वियसली जो पार्टी में एक हमें नजर आता है कि इस वक्त धड़ाबंदी है, आपस में इख्तलाफात हैं, बयानात हैं, वो पार्टी को कोई मजबूत नहीं कर रहे और मजीद कमजोर कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी कोई हिकमत अमली नहीं नजर आ रही है। उन्होंने 26 नवंबर 1 साल हो गया निकले थे, आज तक लोग ये शोर मचा रहे होते हैं कि जिनके खिलाफ FIR भी, उनके लिए कोई वकील तक आप प्रोवाइड नहीं करते, जो FIRs कटवानी थी आप वो नहीं कटवा सके। तो ये बड़ी बेसिक कमजोरियां हैं जो उनके लेवल पे नजर आते हैं कि लोगों को पूछना नहीं, अपने वर्कर्स का साथ नहीं देना। इस माहौल में अगर ये दोबारा कॉल भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इफेक्टिव होगी। शायद आगे जाके कोई मोबिलाइजेशन हो, और क्या पता जिस तरह के हालात जा रहे हैं कुछ महीनों बाद शायद पीपल्स पार्टी में उनको एक इत्तेहादी नजर आ जाए और पीपल्स पार्टी को साथ मिला के वो जिद्दोजहद कर रहे हो कि अब कैसे जमहूरियत को बहाल करना है या हुकूमत को कैसे टफ टाइम देना है। क्योंकि नेवर नो, जिस तरह हालात उस वक्त जारी है कि कौमी असेंबली में एक सिंपल मेजोरिटी है, हाँ सेनेट की हद तक अभी भी जरूरत नजर आती है, और इस वक्त बजाय कोई आपको PMLN और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ नहीं नजर आता। बट आपने देखा JUIF की मिसाल आपके सामने है। 26वीं तरमीम के वक्त जरदारी साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, नंबर पूरे हो गए, साइडलाइन कर दिया गया। अब ये जो NFC वाला मामला है, दीगर मामला आएंगे, इसमें पीपल्स पार्टी कितना रेजिस्ट करेगी। अगर लचक दिखाएंगे तो फिर ऑल विल गो वेल, लचक नहीं दिखाएंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ महीने बाद आपको एक और इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा हो। अथर, अब ये पहले हम सोहेल आफरीदी साहब वाली बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ अना को भी बड़ी ठेस पहुँचती है अगर सामने से फैसला करने वाला नौजवान हो। तो सोहेल साहब का आधे से ज़्यादा मसला तो हमें नज़र आता है कि उनकी एज जो है, उम्र की बुनियाद पर तफरीक पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक बड़ा मामला रहा है हमेशा से। लेकिन अथर, ख़बरें ये हैं कि जो गंडापुर साहब की मुखालफत कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में लोग, और ये समझा जा रहा था कि सोहेल आफरीदी साहब आएंगे तो सबको यूनाइट कर लेंगे, वो तकसीम को ख़त्म करेंगे, उनमें से दोबारा आवाज़ें उठ रही हैं सोहेल साहब के हवाले से भी कि उनके काम रुके हुए हैं। अभी भी CM साहब जो है वो सबको यूनाइट नहीं कर पाए हैं। नई मशरफ भट्ट साहब जो हैं एक सहाफ़ी, उनकी आज की ये खबर है। आप समझते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर वो पूरा उतर पा रहे हैं? नहीं जी, पिछले हफ्ते की खबर थी कि मौलाना साहब को अपोजिशन अलायंस का सरबराह बनाया जा रहा है। ये मुमकिन नहीं है इस वक्त, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि मौलाना साहब तो वो मखसूस सीटें भी लेके बैठे हुए हैं जिन मखसूस सीटों के ऊपर PTI इतना ज्यादा शोर करती है, तो वो खबरें तो बहुत सारी आती हैं। अब मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर के साथ कभी भी इमरान खान साहब को ये इशू नहीं था कि आप एक कामयाब एहतजाजी तहरीक नहीं चला सके या आप D चौक नहीं पहुंच सके। इमरान खान का उनके साथ इशू ये था कि आपने सूबे का और वफाक का जो ताल्लुक है वो एक खास हद तक रखना है, आपने उस तरह की मीटिंग्स में नहीं जाना, इनसे ताल्लुक नहीं रखना, इनके लिए जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो आप मुश्किल पैदा कर सकते हैं आप वो करें। वो सारी चीजें सोहेल आफरीदी कर रहे हैं।
अब जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या जमात के अंदर उनके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, यकीनन हर जमात के अंदर मुखालफत भी होती है, बहुत सारे धड़े भी होते हैं, वो सारी चीजें तो चल रही हैं। लेकिन अभी तक जो सोहेल आफरीदी ने किया है वो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब उनसे चाहते थे वो ऐन उसके मुताबिक कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी मैं किसी वजीर से नहीं मिलूंगा, वफाक ने गाड़ियां भेजी तो उन्होंने वो गाड़ियां वापस भेज दी, फिर मुख्तलिफ चीजें जो हैं, बड़ी सेंसिटिव चीजें जो हैं उनके हवाले से सोहेल आफरीदी का जो मौकिफ है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से वफाकी वुज़रा ने इस तरह इल्जामात लगाए थे, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि जी वो मंशियात में भी मुलविस हैं, तो फोन चोरी में भी मुलविस हैं, तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि अली अमीन से सोहेल आफरीदी काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब ये क्या वो कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सकेंगे, ये क्वेश्चन है जो बार बार किया जाता है। देखिए इसमें मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। इसमें जो एक बड़ा फैक्टर है वो हुकूमती रवैया भी है। हुकूमत मामलात को किस तरीके से चलाएगी। हुकूमत तो जो ताला उन्होंने लगाया हुआ है इमरान खान साहब के जेल सेल के ऊपर, उसका वजन इतना ज्यादा होता जा रहा है क्योंकि ये ताले के ऊपर ताला लगाई जा रहे हैं। इनके जो इक़दामात हैं, कभी मुलाकात नहीं करवाते, आईनी तरमीम आ गई, 26वीं आईनी तरमीम कुछ लोगों को हजम हुई, ये 27वीं आईनी तरमीम लेके आ गए, सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई कि बहुत सारे जो वकला हैं वो अब वो ये कह रहे हैं कि हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वो करेंगे, बाइकआउट करेंगे, हम वहां पे अपीयर नहीं होंगे। इवन के सिंध हुकूमत के जो वकील थे सलाउद्दीन साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, उन्होंने खत लिख के कहा कि मैं उधर नहीं पेश हो सकता। तो जो हुकूमती इक़दामात हैं उनके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी कि वो किस हद तक जा रहे हैं और वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होंगे। बाकी तहरीक इंसाफ के अंदर कंफ्यूजन तो नजर आ रही है। वो कुछ लोग उनके कह रहे हैं कि जी हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेश होंगे। बैरिस्टर गौर साहब तो पेश भी हो गए, उन्होंने एक मुकदमे के अंदर वहां पे जाके अपने आर्गूमेंट्स वगैरह भी किए, लेकिन कुछ उनके लीडर कह रहे हैं कि जी हम पेश नहीं होंगे। तो काफी ज्यादा आपको उस हद तक कंफ्यूजन नजर आ रही है और वो कंफ्यूजन मुझे इतनी जल्दी खत्म होती हुई भी नजर नहीं आती आपको। माजिद निज़ामी साहब, आप क्लोजिंग कमेंट आपका 28वीं तरमीम की जो बात हो रही थी, अब क्या आपको लगता है कि तरमीम आएगी जिसमें NFC को एड्रेस किया जाएगा, या अब NFC का इजलास 4 दिसंबर को होने जा रहा है? कल बैरिस्टर अकील साहब से जब हमने पूछा कि मुमकिन है कि वहीं पर उसको एड्रेस कर लिया जाए और तरमीम ना आए, तो वो कहते हैं ऐन मुमकिन है। आपको क्या लगता है, और पीपल्स पार्टी की आपको इस वक्त क्या पोजीशन नजर आती है सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 तरमीम के अंदर जिस तरह से उन्होंने इशारे दिए थे और उसके बाद उन चीज़ों पे आईनी बेंच से आईनी अदालत बन गई, उसके बाद जजेस का ट्रांसफर हो गया बाकी मामलात के अंदर, तो इस तरह अभी जो उन्होंने इशारे दिए हैं जो पॉपुलेशन का था और करिकुलम का था, तो उससे पता चल रहा है कि ये चीज़ें नेक्स्ट फेज में होनी है। अब इसमें 2 चीज़ें सोची जा रही है। एक तो ये है कि बड़ा सॉफ्टली इस चीज़ को डील किया, उसको ये जो हाई पावर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर ही उसको रिजॉल्व कर लिया जाए और कहा जाए कि वफाक को आप 500 से 800 अरब के आसपास कुछ रकम दे दिया करें ताकि वफाक जो है वो बेहतर परफॉर्म कर ले, और उसमें पंजाब का सबसे अहम किरदार होगा। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल इस मामले पर जो है वो मुत्तफिक हैं, और चूंकि सबसे बड़ी कुर्बानी पंजाब की जानिब से दी जानी है तो यहाँ से मामले की जो है वो मुखालफत नहीं होगी। तो अगर मीटिंग के अंदर ही वो 500 से 800 अरब रुपया फर्स्ट फेज में अगर वो मैनेज हो जाता है तो उसके बाद ये जो तरमीम का मामला है ये थोड़ा सा पेंडिंग हो जाएगा, और अगर वहां पर इस मामले के अंदर कोई बदमज़गी आती है तो फिर डेफिनेटली तरमीम आ जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, शहजाद इकबाल साहब और अख्तर काज़मी साहब प्रोग्राम में शरीक हुए, अपनी माहिराना राय का इज़हार। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।